हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है मनुष्य में आनुवंशिक रोग से संबंधित। अभी ये केवल 10-15 मिनट का होगा क्योंकि कुछ ही आनुवंशिक रोग है जो महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। और आप निश्चिंत हो जाइए, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे, आपके दिमाग में छप जाएंगे। बिना किसी तनाव के, कोई तनाव नहीं लेना है, ना ही कोई ऐसी लाइन वाली ट्रिक बताओगी कि इस लाइन को याद कर लो फिर उस लाइन से आंसर निकालना। ऐसा भी नहीं है। जो लाइन टू लाइन आपके सामने लिखा हुआ है उससे ही रिलेट करके पूरे दिमाग में छपाई होने वाली है। और इसको हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वीडियो एंड होगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने यूनिट 7 में कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्णांधता। इसमें पहला रोग है वर्णांधता। अब इसमें दो कलर होते हैं, एक तो लाल होता है और हरा होता है। इस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती जो रोगी होता है उसमें। अब उसको क्या है, लाल रंग हरा दिखाई देता है। ये बड़ी विडंबना है। अच्छा मैम, अब इसमें तो लाल नीला, लाल काला, ऐसे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो हम याद कैसे रखेंगे कि लाल और हरा ही होता है। तो आपने एक शब्द सुना होगा, हलाल। हलाल करना। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ ठीक है, मैं इधर लिख लेती हूँ इसको। ऊपर बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, ऊपर थोड़ा भी कुछ लिखो तो पीडीएफ जल्दी नीचे आ जाती है। ठीक है, हलाल। हलाल आपने सुना है, तो उसमें लाल तो है और ह से हरा। ठीक है, तो ठीक है मैम, याद हो गया। इसमें लाल और जो हरा रंग है पहचानने की क्षमता नहीं होती है, और लाल रंग हरा दिखाई देता है। तो लाल रंग कैसा दिखाई देगा, हरा। अब इससे प्रभावित कौन होता है, तो इस रोग से पुरुष प्रभावित होते। पुरुष बेचारे जल्दी प्रभावित होते। और स्त्रियों में ये तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। आपको पता है कि महिलाओं में XX क्रोमोसोम होता है, और जब इस रोग में दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो तभी स्त्रियों में ये रोग होता है। अन्यथा केवल इस रोग की वाहक स्त्रियां होती है। ठीक है, मैंने आपको वर्णांधता से रिलेटेड 4-5 फैक्ट बताए। पहला तो ये रंग पहचानने की क्षमता का नहीं होना है। ठीक है, फिर कौन सा रंग है, लाल और हरा रंग है। ठीक है मैम, इसमें क्या होता है कि लाल रंग उसको हरा दिखाई देता है। ठीक है, याद हो गया। अच्छा मैम, इस रोग से प्रभावित कौन होता है, तो इस रोग से प्रभावित होते हैं पुरुष, और इसकी वाहक कौन होती है, तो महिला। और महिला कब प्रभावित होंगी, जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। तो स्टेटमेंट में भी ये प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीम हीम आपने रंजक सुना है ब्लड में। हीम नाम की प्रोटीन, हीम रंजक पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती, परंतु हीम जो रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोफीलिया रक्त से संबंधित बीमारी। इसमें क्या है, यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो आधे घंटे तक, मतलब लगभग 30 मिनट से लेके 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। आपने देखा होगा वैसे तो सॉरी, बचपन से आज तक आप लोग गिरते कूदते आए होंगे, कहीं ना कहीं टूट फुटाई होती रही होगी, और कहीं ऐसे नहीं गिरे होंगे तो मम्मी पापा ने तो 1-2 बार ऐसी कुटाई तो हुई होगी कि ब्लड ज़रूर निकला होगा। तो जब क्या होता है, कहीं चोट लगती है और वहाँ से रक्त का स्त्राव होता है ना, तो 2 से 3 मिनट, 5 मिनट इसके अंदर वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। वहाँ पर जो रक्त, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, वो अपना जाल बिछा के उस रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती, जिसको हम बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। लेकिन किसी व्यक्ति को यदि हीमोफीलिया है तो भाई साहब, उसको यदि कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया या शरीर से कहीं उसको चोट लग गई और ब्लड निकल रहा है, तो 24 घंटे तक, आधे घंटे से लेके, मतलब 30 मिनट से लेके 24 घंटे तक क्लॉटिंग नहीं होगी। ये मुख्यतः पुरुषों में होता है, और स्त्रियों में तभी होता है जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। जैसा कि अभी पिछले वाले हीमोफीलिया के पहले वर्णांधता में मैंने आपको बताया था। और इस रोग की वाहक स्त्रियाँ होती है। हेल्डेन का मानना है कि रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से स्टार्ट हुआ है। प्रश्न क्या बनेंगे, देखो, सबसे पहले हीमोफीलिया किससे संबंधित है, तो रक्त का थक्का नहीं बनने से संबंधित है। ठीक है मैम, याद हो गया। फिर प्रभावित कौन होता है, तो मैम पुरुष होते हैं। अच्छा, महिला कब प्रभावित होंगी, वो दे देगा कि जब XY गुणसूत्र हो, YY गुणसूत्र हो, तब महिला प्रभावित होंगी। तो ये गलत होगा। जब XX गुणसूत्र प्रभावित होते तभी इस रोग से महिला प्रभावित होती है। अच्छा, इस रोग की वाहक कौन होती, महिलाएं होती है।
और हेल्डेन का क्या मानना था कि ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया है वहाँ से उनसे इस रोग का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये आनुवंशिक रोग है, मतलब माँ बाप से अपने वंशजों में, अपनी पीढ़ियों में, अपने बच्चों में रोग स्थानांतरित होता है। अब ये रोग स्त्रियों में होता है। अभी तक हमने देखा था हीमोफीलिया और वर्णांधता, मतलब रंग से संबंधित समस्या और रक्तस्राव से संबंधित समस्या दोनों पुरुषों में होती है और महिलाएं इसकी वाहक होती है। लेकिन हेल्डेन का मानना था कि जो हीमोफीलिया है वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या है? इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। ऐसे आपको पता होगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते। 23 जोड़ी मतलब 46 आपके शरीर में गुणसूत्र है। और जब गुणसूत्र की संख्या -1 हो जाए, मतलब एक कम हो जाए, 45 हो जाए, तो वो कितने हो जाएंगे? 45 हो गए तो सिंड्रोम कौन सा कहलाएगा? वो टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा। अब देखिए, गुणसूत्र कम है, गुणसूत्र जब कम है तो लक्षण भी कैसे रहेंगे? छोटे ही दिखाई देंगे, कि मतलब शरीर का विकास नहीं हुआ, शरीर अल्पविकसित रह गया, कद छोटा रह गया, वक्ष चपटा, जन्नांग प्रायः अविकसित, और ये जिससे ये बांझ होती है। महिलाओं की बात कर रहे हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम है महिलाओं में होता है, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? इसमें गुणसूत्र 45 ही रहते हैं। 45 होने के कारण जेनिटल ऑर्गन्स का विकास नहीं होता है, शरीर का विकास नहीं होता है, उनकी जो कदकाठी छोटी रहती, वक्ष चपटा होता है, और ऐसी महिलाएं अधिकतर बांझ होती है। इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में ये रोग होता है और इस रोग का नाम है टर्नर सिंड्रोम। अगला देखिए, अगला है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या बीमारी है? अब ये पुरुषों में होता है ना। अच्छा, क्लीने से याद रखना क्लीन शेव, कुछ बॉयज़ को पसंद होती है क्लीन शेव, तो ऐसे याद रखना क्लीन शेव कि जब भी आप किसी प्रोफेशन में जाएंगे, भविष्य में पीएससी में आपका जब चयन हो जाएगा, तो आप कबीर सिंह बन के नहीं घूम सकते। वहाँ पे जो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो आपको क्लीन शेव रखना पड़ेगा। तो ये क्लीन शेव पुरुष ही रख सकते हैं, तो पुरुषों में ये रोग होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती। अच्छा, मैंने देखिए आनुवंशिक रोग में सबसे पहले आपको वर्णांधता बताया, फिर मैंने आपको हीमोफीलिया बताया, फिर मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम बताया। जो टर्नर सिंड्रोम है फीमेल्स में होता है और क्रोमोसोम्स की संख्या 45 थी। अब 45 थी मतलब कम थी तो सारे लक्षण भी अविकसित तरह के थे। शरीर का विकास नहीं होना, जेनिटल ऑर्गन का विकास नहीं होना, वक्ष चपटा होना, कदकाठी छोटी होना। तो अब पुरुषों की बात आ गई, तो भाई पुरुषों में एक गुण तो ज़्यादा ही रहता है ना। तो ये इनमें इस सिंड्रोम के तहत इनमें गुणसूत्र कितने? 47 गुणसूत्र है। तो ये रोग पुरुषों में है, और जो पुरुष इस रोग से ग्रसित होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। अब देखिए, इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित और स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट चेंज। जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मेल में दिखाई देने लगते हैं, और इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। तो ये सिम्टम्स है। प्रश्न देखिए, प्रश्न ये बन सकता है सीधे सीधे गुणसूत्रों की संख्या से कि किस बीमारी में गुणसूत्र कितने होते। वो दे देगा कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, जबकि ऐसा यदि देता है तो स्टेटमेंट वही गलत हो जाएगा। अगला है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें ग्रसित रोगी मंदबुद्धि होता है, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म। अच्छा, अब ये याद रखना, डाउन मतलब क्या होता है? नीचे गिरना मतलब कहीं सफलता प्राप्त नहीं करना, असफल होना, दिमाग कम होना। तो आप हमेशा नीचे कब गिरोगे? जब आप बुद्धि नहीं लगा रहे हो, आपके पास कम बुद्धि है। तो इससे ग्रसित रोगी मंदबुद्धि रहेगा, उसकी आंखें टेढ़ी रहेगी। वैसे तो हम कहते हैं ना, लक्ष्य की तरफ निशाना साधो, अपनी आंखें लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए। लेकिन जब किसी की बुद्धि कम है तो उसकी आंखें अपनी टेढ़ी है, वो सीधे लक्ष्य पे नहीं टिका पा रहा है। उसकी जीभ मोटी है तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन कैसे होगा? उसका शारीरिक ढांचा भी अनियमित है। ठीक है,
और इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। ये डाउन सिंड्रोम की विशेषता है। अगला है पटाऊ सिंड्रोम। यहाँ किसी को पटाने की बात नहीं चल रही, एक सिंड्रोम है, आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है, रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है, ठीक है, जो ऊपर का ओंठ होता है बीच से कट जाता है, और तालू में दरार, पैलेट जो होती, तालू में दरार, इसको क्लेफ्ट पैलेट भी बोलते हैं। कुछ बच्चों में शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा आपने, मैंने तो देखा है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होता है, उसमें वास्तव में जो उनका ऊपर का ओंठ है वो कटा होता है। तो इस रोग में रोगी मंदबुद्धि हो सकता है, नेत्र रोग आदि से ग्रसित हो सकता है। ये जनरली बच्चों में देखने को मिलता है। जन्म के बाद जो बच्चे का इंस्पेक्शन किया जाता है उसमें चीज़ें देखी जाती है। तो जो आनुवंशिक रोग है वो करवा दिए गए हैं। उसके बाद मैं आपको एक PDF शेयर करती हूँ। उसके पहले ये देखिए, यूनिट 7 की हमारी जो चल रही थी, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, उसमें मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है बता रही हूँ। मैंने आपको एक वीडियो में लेक्चर लिया था प्रॉपर, 25-30 मिनट का लेक्चर होगा। उसमें सिकल सेल एनीमिया, उसमें मैंने आपको, एक सेकेंड, हाँ, सिकल सेल एनीमिया, उसके कारण प्रभाव, निदान कार्यक्रम, ये पूरा करवा दिया है, ठीक है। आज आनुवंशिक रोग हो गया। मतलब आपका जो एक सब टॉपिक है, यूनिट 7 का एक सब टॉपिक जो बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ था, क्योंकि अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस में, तो ये आपका पूरा डन हो गया है। इसके अलावा क्या हो गया है, इसके अलावा संक्रामक रोग हो गए हैं और उनकी रोकथाम। इसके 4 पार्ट में वीडियो बने हैं विथ MCQ, और बहुत भरोसे के साथ आप इस बात को सुनना, उसमें सारी चीज़ें याद हो गई बच्चों को। ये बच्चों के कमेंट है, उनका फीडबैक है, क्योंकि जो ट्रिक्स और इस तरह से मैंने चीज़ें समझाई थी कि बोल रहे कि दीदी हमारे दिमाग में छप गई ये चीज़ें, और अब हम चाह के भी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था उसी से आपने याद करा है। जो 4 लाइनें लिखी थी उसी से बताया कि कैसे रिलेट कराना है। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर आप पिछले वीडियो देखिए। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। आनुवंशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान, ये पूरा सब टॉपिक हो गया है। संक्रामक रोग और उसकी रोकथाम हो गई है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको स्वास्थ्य सूचक बताऊंगी। स्वास्थ्य सूचक के बारे में बताने के बाद एक और लेक्चर बनेगा स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम का। तो देखते ही देखते आपके 2 सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको बड़ा हेडेक था, सिर दर्द था, खासकर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे थे कि कैसे करेंगे, इतनी टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आ रही, पता नहीं कौन सी बीमारी, कौन से लक्षण है, ये तो कभी सुनी भी नहीं, और इसकी दवाइयों के नाम। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप जाकर वो वीडियोस देखिए। और हाँ, लाइक ज़रूर किया कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते। अभी स्वास्थ्य सूचक एक काम करती हूँ, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर देती हूँ, तो हमारा इतना कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन। हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन तो हमारी पूरी हो गई है, आनुवंशिक रोग वाली, ये डन है। स्वास्थ्य सूचक करने के बाद संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, स्वास्थ्य सूचक, इतना हो जाएगा। फिर अगले एक लेक्चर में स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम करा दूँगी, तो 2 सब टॉपिक हो जाएंगे। और कोशिश करूँगी कि आज ही ये वीडियो अपलोड कर दूँ। और आप लोग कमेंट किया करो, अपने सुझाव दिया करो, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते आगे। अच्छा, स्वास्थ्य सूचक जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वो क्यों बनाने पड़ते हैं हमको, क्या ज़रूरत है सूचक निकालने की? क्योंकि पता तो चले कि हम जितनी योजनाएं बना रहे, जितना फंड निकाल रहे, जितना बजट बना रहे, शासन अपने कर्मचारियों पे इतना पैसा खर्च कर रहा है, उनको तनख्वाह दे रहा है, तो वो जो काम कर रहे हैं उससे आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं हवा में तीर चल रहा है। तो ये सूचक इसीलिए निकाले जाते हैं कि आपने जितना काम किया किसी निश्चित अवधि में, 6 माह में या 1 साल में, तो उसका आउटपुट क्या आया, और फिर जो आउटपुट है उस हिसाब से आगे आपकी स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस करने चाहिए, तो इसीलिए निकाले जाते हैं। स्वास्थ्य सूचक है उसको बनाने की आवश्यकता इसीलिए होती है, उसका प्रकाशन इसीलिए किया जाता है कि हमको आउटपुट पता चले कि हमने जितने एफर्ट्स लगाए हैं तो क्या रिज़ल्ट मिला है उसका। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य सूचकों से तात्पर्य उन सूचकों से है जो स्वास्थ्य के बदलते हुए स्तर में परिवर्तन को मापने में सहायक है, ठीक है। किसका स्तर परिवर्तन हो रहा है और उसको मापन करना है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले सूचकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं फिर से बोलूँ,
कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ मैं केवल उच्चारण करने नहीं आई हूँ। यदि कोई भी पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि इसको केवल पढ़ के छोड़ देना है, तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूँगी। लेकिन हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाइज़, डायरेक्ट, फैक्चुअल, इससे रिलेटेड करंट अफ़ेयर, तो वहाँ मैं हाइलाइट ज़रूर करती हूँ। तो जहाँ केवल पढ़ के छोड़ने वाला है उसको एक बार रीड आउट करके छोड़ दूँगी, तो उस पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और उसमें ऐसा कुछ रहेगा भी नहीं कि प्रश्न बने, इतना भरोसा रखो। यहाँ देखिए जन्म मृत्यु सूचक हमको पढ़ना है, रुग्णता या अस्वस्थता सूचक, विकलांगता या अपंगता दरें, पोषण स्तर सूचक, स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचक, उपयोगिता दरें, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूचक। उसके बाद में आगे कुछ और सूचक है, जैसे पर्यावरणीय सूचक, जीवन स्तर के सूचक, स्वास्थ्य नीति सूचक और सामाजिक आर्थिक सूचक। जो PYQs है, यदि आपने देखे होंगे तो एक क्वेश्चन जो कॉमनली आता है मृत्यु दर से संबंधित। वैसे तो हम जन्म दर पढ़ते हैं, मृत्यु दर पढ़ते हैं, जीवन प्रत्याशा पढ़ते हैं, प्रजनन दर कितनी है वो पढ़ते हैं, साक्षरता दर पढ़ते हैं, लेकिन मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते रहते हैं। तो इतना तो हमको कवर करना ही है, लेकिन इसके अलावा हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऐसा कोई फैक्ट ना छूटे जो इस PDF में दिया है और जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखिए, और हाँ, दूसरी बात ये कि इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसमें आपसे डेफिनेशन की जो की टर्म है वो पूछी जा सकती है कि शिशु मृत्यु दर है वो उसकी परिभाषा अमुक है या ये कथन है, क्या कथन सही है। दूसरा कथन पूछेगा कि 2022 में शिशु मृत्यु दर इतनी है। तीसरा कथन ये पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर अमुक राज्य की है। चौथा कथन पूछ लेगा कि भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर अमुक अमुक राज्य की है। फिर पूछेगा कि बताइए उपरोक्त में से कितने कथन सही है, कथन A, B, C, D, इस तरह से करके। तो हमको सब तरीके से तैयार रहना है। जन्म एवं मृत्यु सूचक, तो ये सूचक जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में हुई जन्म और मृत्यु दोनों दरों को दर्शाते हैं। प्रमुख जन्म और मृत्यु सूचक इस प्रकार है। प्रजनन दर मतलब फर्टिलिटी रेट। अच्छा, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि जनन योग्य आयु वाली महिलाओं का समूह किस वर्ष के बीच आता है। तो 15 से 49, 15 to 49 ईयर्स की एज ग्रुप वाली जो फीमेल्स है वो इस क्राइटेरिया में आती है और एक निर्धारित वर्ष में। यहाँ एक टर्म बहुत आएगा, एक तो विशेष वर्ष और निर्धारित वर्ष। तो यहाँ पे मैं निर्धारित वर्ष की बात करी। एक निर्धारित वर्ष में प्रति 1000। याद रखिएगा, जब मैं आपको प्रसव से संबंधित आंकड़े बताऊंगी मातृ मृत्यु दर के, उसमें जो गणना की जाती है प्रति 1 लाख महिलाओं पर की जाती है। ठीक है, प्रति 1 लाख महिलाओं पर की जाती है और बाकी यहाँ पर प्रति 1000 पर सब में चलेगी। तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने जो पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिए और बहुत शांति से मेरे शब्दों पे गौर करना। एक निर्धारित वर्ष में प्रति 1000 जनन योग्य आयु वर्ग वाली महिलाओं जिनका एज क्राइटेरिया 15 to 49 ईयर है में जीवित जन्मों की संख्या और महिला द्वारा पैदा किए जा सकने वाले बच्चों की औसत संख्या। देखिए यहाँ पे औसत संख्या बोला है, प्रश्न यही से बन जाएगा कि उनकी अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या। तो उनकी औसत संख्या के बारे में बात की गई, इसको प्रजनन दर कहते हैं। भारत की प्रजनन कितनी दर है? भारत की प्रजनन दर 2.0 है। उसके बाद में बिहार की प्रजनन दर 3.0 है और सबसे कम प्रजनन दर किसकी है? सबसे कम प्रजनन दर जो है दिल्ली की है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की जो प्रजनन दर है 2.6 है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रजनन दर 2.8 है और मध्य प्रदेश की शहरी प्रजनन दर 1.9 है। ये सारा आंकड़ा रट लिया है मैंने और आपको भी ऐसे ही रटना है। इससे चाहे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए या लाइन आए या सीधे फैक्ट आए, कहीं से कहीं तक आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगली साइड में मैं दिखाती हूँ, ये सारे जो मैंने आंकड़े आपको बताए वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये रहे। मैंने क्या बताया आपको कि भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 से ज़्यादा बिहार की। क्यों? क्योंकि बिहार में वैसे ही जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जनघनत्व सबसे
ज़्यादा तो दिल्ली का है, लेकिन बिहार की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्रजनन दर वहाँ अधिक है। भारत में न्यूनतम प्रजनन दर, अच्छा अभी मैंने एक फैक्ट बोला कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली का है, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से दिल्ली का है या राज्यों की दृष्टि से दिल्ली का है, और राज्यों में किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये भी बताना। न्यूनतम प्रजनन दर दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 1.4, मध्य प्रदेश की बात करें तो 2.6 है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2.8 और शहरी क्षेत्र की 1.9। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया है। अगला क्या है, जन्म दर। अभी हमने प्रजनन दर के बारे में बात की, जिसमें महिलाओं का जो एज क्राइटेरिया है 15 to 49 ईयर्स था, और औसत संख्या थी कि औसत कितने बच्चों को जन्म दे सकती है वो। यहाँ जन्म दर की बात कर रहे हैं, ये भी प्रति 1000 व्यक्ति पर है, और एक वर्ष में जितने जन्म लेने वाले शिशु हैं उनकी संख्या को जन्म दर कहते हैं। फिर नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर 24.5 और मध्य प्रदेश में 19.7। कैसे याद रखोगे, देखो क्या है, मध्य प्रदेश, थोड़ा ऐसा मान लो कि मध्य प्रदेश में थोड़ा महिलाओं की, लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, तो जन्म दर, तो उसने बच्चे को जन्म कब दिया, 19 साल में, 19.7। 19 साल हो गए थे, 7वां महीना लग गया था, तब उसने बच्चे को जन्म दिया। जबकि भारत में थोड़ी साक्षरता दर ज़्यादा है, तो 24 साल की आयु तक शादी की और 24.5 में बच्चे को जन्म दिया, तो 24.5 भारत और मध्य प्रदेश 19.7। अगला है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर क्यों, क्रूड बर्थ रेट, इसमें वर्ष विशेष को लिया गया। अभी तक हमने एक वर्ष लिया था, लेकिन इसमें वर्ष विशेष लिया है, तो इस वर्ष विशेष में प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाती है। इसका सूत्र भी दिया है, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या बटे वर्ष के मध्य की अनुमानित गुना 1000 बराबर क्या है, अशोधित जन्म दर। अब इसके आंकड़े देखिए, जो क्रूड बर्थ रेट है, एक वर्ष विशेष माना था हमने, तो एक वर्ष विशेष में कैसे आंकड़े, तो भारत की बात करें तो 19.5, ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 24.1। फिर भारत में सर्वाधिक बिहार में है, और सर्वाधिक प्रजनन दर जो 3 है वो भी बिहार में है, और भारत में न्यूनतम अशोधित जन्म दर केरल में है 13.5। 13 दूनी 26 होता है, कुल मिला के बिहार इससे लगभग डबल ही है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, तो ग्रामीण में 26 है और शहरी में 18 है, ठीक है। अगला देखिए, पुनरुत्पादक या पुनर्स्थापक दर। पुनरुत्पादक या पुनर्स्थापक दर, इसमें क्या है, किसी विशिष्ट आयु वर्ग के व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनकी संख्या और आगामी पीढ़ी में उसी आयु वर्ग के व्यक्तियों की प्रत्याशित संख्या के अनुपात को व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना के लिए किसी वर्ष में कुल स्त्री शिशुओं के जन्मों को पुनरुत्पादक आयु वर्ग कहते हैं। स्त्रियों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है कि जब भी हमको इसकी गणना करनी रहेगी तो किसी वर्ष में जो कुल स्त्री शिशुओं के जन्मों को, स्त्रियों ने मतलब जितने शिशुओं को जन्म दिया है उनकी पुनरुत्पादक आयु जो है 15 to 44 ईयर्स है, तो इसकी स्त्रियों की कुल संख्या से इसको विभाजित कर देंगे। तो फिर यहाँ पे इसका आगे देखते हैं, एक सेकेंड। हर वीडियो में मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही है तिकड़म, बिना उसके तो एक भी वीडियो नहीं बन रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाती है। इसमें स्त्री शिशुओं के जन्मों का योग बटे पुनरुत्पादक या पुनर्स्थापक आयु वर्ग की स्त्रियों की कुल संख्या गुना 100। अब देखिए यहाँ पे 100 गुने में, इसके पहले मैंने आपको बताया था तो 1000 था। मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक प्रति वर्ष में होने वाली मृत्यु या मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की 6.0 और मध्य प्रदेश की 6.6 मृत्यु दर है।
अशोधित मृत्यु दर, जहाँ भी अशोधित लगता है वहाँ विशेष वर्ग आ जाता है। तो किसी विशेष वर्ग में 1000 व्यक्तियों पे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, 1000 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो पुनरुत्पादक या पुनर्स्थापक दर जो हमने पढ़ी है उसमें 100 से उसको गुना किया गया था। इस बात का ध्यान रखना आप। अब इसके डाटा दिए हुए यहाँ पे अशोधित दर में भारत में कितनी है 6.0, भारत में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में और सबसे कम दिल्ली में। मध्य प्रदेश की कितनी है तो 6.5, भारत की 6.0, मध्य प्रदेश की 6.5 है। और मृत्यु दर कितनी थी, भारत की 6 और मध्य प्रदेश की 6.6। और अशोधित मृत्यु दर ये तो भारत की 6 ही है और मध्य प्रदेश की कितनी 6.5। मतलब मृत्यु दर और अशोधित मृत्यु दर में केवल मध्य प्रदेश का आंकड़ा 1 पॉइंट कम करना है, बाकी सेम है। तो याद रखने की झंझट भी थोड़ी कम हो गई। अब शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो किसी क्षेत्र विशेष में एक प्रति वर्ष में 1000 जीवित जन्मों पर जो शिशु है उनकी संख्या के अनुपात में एक वर्ष में उससे कम उम्र के मृत शिशुओं की संख्या, कुल मिलाकर इन्होंने ऐसा बोला है कि 1 साल के अंदर 1 वर्ष से कम आयु के जितने भी शिशु मृत हो रहे हैं उनकी संख्या को शिशु मृत्यु दर बोला है। इसमें 1000 का गुना किया गया है यहाँ पे। अब ये क्या करता है, किसी समाज के स्वास्थ्य के स्तर को दर्शाता है कि शिशु मृत्यु दर से उस समाज के स्वास्थ्य का स्तर क्या है। भारत की बात करेंगे तो 28 है और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 43 है। और याद रखना मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर के मामले में भारत में पहले स्थान पे है। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर केरल में है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो एक तो ग्रामीण है और शहरी। अब देखिए शहरों में मात्र 30 है, क्यों, क्योंकि शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है, आवागमन जो अस्पताल है वो शहरों में ही है, निवास के पास में है। गांव में सुविधाओं का अभाव है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है उसमें रेफरल सुविधाएं होती है, फिर वहाँ से वो शहरों के अस्पताल में भिजवाते, मेडिकल कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। यदि कोई CSC PSC है तो वहाँ से ऐसी हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे भाई, शहरों में क्या है 30 साल की आयु में शादी हो रही है और गांव में 47 याद रख लेना, 47 तक आराम से। तो शिशु मृत्यु दर 47 है, जबकि ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो 43 ही है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। ठीक है, इसमें क्या है, यदि वर्तमान आयु विशिष्ट मृत्यु दरों के आधार पर एक वर्ष विशेष, अब वर्ष विशेष आ गया है, में पैदा होने वाले प्रति 1000 जीवित जन्मों की 5 वर्ष से कम, इसमें की टर्म यही याद रखना है 5 वर्ष से कम और 1000 जीवित जन्मों पे उसको शिशु मृत्यु दर कहेंगे। और उसके बाद आंकड़े याद रखना है कि भारत का क्या है, तो भारत की 32 है। मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश की 51 है, जो देश में सर्वाधिक है। शिशु मृत्यु दर भी सर्वाधिक थी, ये अंडर 5 वाली भी सर्वाधिक है। फिर ग्रामीण और शहरी, तो शहरी में तो 33 है और ग्रामीण में 56, उधर शहरी में 30 थी और ग्रामीण में 47 थी। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे मध्य प्रदेश में 43 थी। ओके, आगे देखिए मातृ मृत्यु दर, पहले की टर्म अंडरलाइन कर लेती हूँ, 42 डेज 1 लाख, तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव पीड़ा से ग्रसित गर्भावस्था में जितनी महिलाएं प्रसव के समय मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी या गर्भावस्था की समाप्ति मतलब डिलीवरी के बाद 42 डेज के अंदर उनकी मृत्यु होती है तो उसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं। इस सूचक से क्या पता चलता है, इससे महिलाओं के स्वास्थ्य के स्तर को पता चलता है कि किसी समाज में महिलाओं का स्तर क्या है स्वास्थ्य का। जो सर्वेक्षण 2020 का नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण, उसके अनुसार भारत में ये दर 97 है और मध्य प्रदेश में 173। इसमें 4 फैक्ट याद रखना है। पहली बात तो 1 लाख जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है, 1 लाख जनसंख्या की बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि प्रसव के 42 डेज बाद तक काउंट किया जा रहा है। तीसरी ये है कि भारत में 97 है और चौथी ये है कि मध्य प्रदेश में 173 है। 4 फैक्ट तो गलती से भी नहीं भूलना। उसके बाद में रोग विशिष्ट मृत्यु दर, ये विशिष्ट रोग जैसे हृदय समस्या, कैंसर इत्यादि के कारण मरने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि या जीवन प्रत्याशा, तो जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि
पेन थोड़ा छोटा कर लूँ। जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि या जीवन प्रत्याशा किसी जनसंख्या में वर्तमान आयु विशिष्ट मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या में पैदा हुए औसतन कितने वर्ष जीवित रहे। औसत आयु जो बोलते हैं ना हम, वही जीवन प्रत्याशा है। इसमें क्या है, सूचक महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि दोनों की जो सामाजिक स्थिति है, उनका लालन पालन पोषण कर्तव्य दायित्व अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से डिफाइन किया है। जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि में वृद्धि जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में उन्नति को इंगित करता है। ठीक है, अगला है रुग्णता सूचक, मतलब मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स जो है वो रुग्णता सूचक। इसमें रुग्णता का अर्थ क्या है, खराब स्वास्थ्य या बीमारी किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान में एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी विशेष बीमारी से संक्रमित हुए लोगों की संख्या को मापने वाले सूचक को रुग्णता या अस्वस्थता सूचक कहते हैं। फिर रुग्णता सूचक किसी समुदाय विशेष के स्वास्थ्य स्तर को व्यक्त करने में मृत्यु दर सूचकों के अनुपूरक की भूमिका निभाते हैं। किसी समुदाय विशेष के खराब स्वास्थ्य के आकलन के लिए निम्न रुग्णता सूचकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से है ये है आपतन और व्यापकता, संज्ञान में आने वाली आपतन दर यानी अधिसूचना दर, बाह्य रोग विभाग, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में रोगियों की दर, भर्ती पुनः भर्ती, अस्पताल से मरीजों की छुट्टी दर और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि। इसके अलावा भी कुछ दिए गए हैं, ये दिया गया है कि बीमारी की अवधि या कार्य या विद्यालय से अनुपस्थित की अवधि को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला टॉपिक देखिए, विकलांगता या अपंगता दरें। इसमें क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित सभी क्रियाएं कर पाने में समर्थ है, लेकिन जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो किसी शारीरिक, क्रियात्मक या फिर मनोवैज्ञानिक समस्या से यदि वो ग्रस्त है तो इस कारण को सामान्य क्रिया करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसको अपंग बोला जाता है। उसके बाद में विकलांगता या अपंगता दर का आधार इस पूर्वानुमान या सिद्धांत को बनाया गया है कि वह अपने संपूर्ण कार्यकलापों को सहजता से कर पाता है या नहीं। नेक्स्ट क्या है, विकलांगता या अपंगता दर के लिए सुलिवन सूचकांक को तैयार किया जाता है और ये उन्नत स्वास्थ्य सूचक माना जाता है। सीधे सीधे प्रश्न ये आएगा कि सुलिवन सूचकांक किससे संबंधित है, तो अपंगता दर से या विकलांगता दर के आकलन के लिए सुलिवन सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें विकलांगता मुक्त जीवन प्रत्याशा की गणना की जाती है। ऐसी जीवन प्रत्याशा जिसमें आपका शरीर विकलांग, मतलब आप अपंग ना हो। जैसे मान लीजिए 70 है, तो 70 में से यदि आप 10 साल अपंगता की अवस्था में रहे तो 10 साल घटाने के बाद जो जीवन प्रत्याशा है वो निकाली जाएगी, और ये सारा तामझाम सुलिवन सूचकांक में होता है। इसका सूत्र दिया हुआ है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। विकलांगता मुक्त जीवन प्रत्याशा बराबर जीवन प्रत्याशा ऋण विकलांगता की अवधि। मैंने बताया कि विकलांगता की अवधि है उसको घटा दिया जाता है। सुलिवन सूचकांक मृत्यु दर और विकलांगता डेटा को अलग अलग एकत्रित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है विकलांगता या अपंगता दर को दो समूह में बांटा है, घटना प्रकार के सूचक और व्यक्तिगत प्रकार के सूचक। घटना मतलब कुछ दिन जब कार्य कराप सीमित रहे, कुछ दिन जब चोट के कारण बिस्तर पर आराम किया, तो एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कितने कार्य दिवस या विद्यालय से अनुपस्थित दिवस का नुकसान हुआ, इसमें इसको मापा जाता है। व्यक्तिगत प्रकार के सूचक में क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि चलने फिरने पर प्रतिबंधता, सीमित कार्यकलाप। तो एक बिस्तर, उदाहरण के लिए बिस्तर तक सीमित है, घर के अंदर सीमित है, या फिर घर के अंदर या बाहर आने जाने के लिए विशेष सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। और सीमित कार्यकलाप मतलब केवल बुनियादी दिनचर्या जैसे खाना पीना है, धुलाई, कपड़े पहनना, शौचालय जाना, आसपास चलना फिरना तक सीमित। बड़े कामों में बाधा है या किसी जॉब पर काम करने की सक्षमता या फिर गृह कार्य आदि करने की सक्षमता में इसको शामिल किया गया है। अगला जो है वो है व्यक्तित्व प्रकार के सूचक, मतलब चलने फिरने पर प्रतिबंध है और सीमित कार्यकलाप है। जैसे बिस्तर तक है, घर के अंदर सीमित है, घर के अंदर या बाहर जाने के लिए किसी विशेष सहारे की ज़रूरत पड़ रही है क्या, उसके अनुसार सूचक तैयार करेंगे। सीमित कार्यकलाप मतलब केवल बुनियादी दिनचर्या, खाना पीना, धुलाई, कपड़े, यही मैंने जो ऊपर बिंदु बताए थे वो।
आगे है पोषण स्तर सूचक, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। ये एक सकारात्मक स्वास्थ्य सूचक है। स्वास्थ्य स्तर के सूचकों के रूप में पोषण स्तर से संबंधित 3 सूचक हैं। 3 सूचक अधोलिखित कौन से हैं? देखिए यहाँ पे एक टर्म है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, एंथ्रोपोमेट्रिक क्या है? एंथ्रोपोमेट्रिक क्या है? तो स्कूल पूर्व आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनका मानोनीतिक मापन या वजन, लंबाई, मध्य भुजा, मिडाम सर्कमफेरेंस जो होता है उसको एंथ्रोपोमेट्रिक मापन कहते हैं। स्कूल पूर्व आयु, ऐसे बच्चे जिनका अभी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है उन बच्चों का मापन उन क्राइटेरिया पर। फिर बच्चा स्कूल जाने लगा तो जाने के समय उसकी लंबाई देखेंगे, कभी कभी उसका वज़न भी चेक करेंगे। और जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उसका वज़न यदि 2.5 kg से कम है तो फिर वो अंडर वेट माना जाता है बेबी, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचक। स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचक वे सूचक है जिनका स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुधा उपयोग होता है। ये कौन कौन से है? जैसे डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, डॉक्टर नर्स अनुपात, जनसंख्या बिस्तर अनुपात, प्रति स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र जनसंख्या अनुपात, जनसंख्या के हिसाब से दाइयों या प्रसव सहायकों की संख्या। और आगे ये है कि ये सूचक देश के अलग अलग भागों में स्वास्थ्य संसाधनों के वितरण, स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों में समानता को दर्शाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा है, बस 1-2 छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, 10-15 अलग अलग टॉपिक्स के। उपयोगिता दरें क्या है? एक निश्चित समय में, एक वर्ष में जितने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है उसमें से कितनों को यह सुविधा वास्तव में प्राप्त हुई है, और इस अनुपात के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता दरें निकालते हैं। उपयोगिता दरों से तात्पर्य है कि कितने लोगों द्वारा वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग किया गया है, और इससे संबंधित कुछ सूचक है। जैसे 2-3 बिंदु इसमें दिए गए हैं, बताती हूँ कौन से है। एक तो पूर्व टीकाकरण प्राप्त बच्चों का अनुपात कितना है। प्रसव पूर्व देखभाल सुविधाएं प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाएं, जो ANC महिला होती है ना, एंटीनेटल चेकअप, तो कितने महिलाओं ने सुविधाएं ली है। पूर्व टीकाकरण प्राप्त बच्चों का अनुपात और कितने बिस्तरों पर रोगी और उनका प्रतिशत क्या है। अगला सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूचक। सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूचक, तो जब तक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के मान्य सकारात्मक सूचकों की उपलब्धता कम रहेगी, हमें अप्रत्यक्ष मापकों यानी सामाजिक और मानसिक रोग मूलकों का उपयोग करना चाहिए। फिर इन सूचकों में आत्महत्या, हत्या, हिंसक कृत्य, अन्य अपराध, सड़क दुर्घटना, किशोर अपराध, शराब, नशे की लत, धूम्रपान, नींद की गोली, व्यापक औषधियों का सेवन, ये सब शामिल है। इन सूचकों में घरेलू हिंसा, बच्चों और पत्नी के साथ मारपीट, आस पड़ोस में उपेक्षित और परित्यक्त बच्चों को शामिल किया जाता है। ये सूचक जन समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सामाजिक उपायों हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय सूचक। पर्यावरणीय सूचक क्या है? स्वास्थ्य संबंधी पर्यावरण के प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग किए जाने वाले भौतिक और जैविक सूचकों की गुणवत्ता को दर्शाता है। इन सूचकों में जल, वायु प्रदूषण, रेडिएशन, ठोस अपशिष्ट, कचरा, शोर शराबा, खाद्य और पेय पदार्थों में जहरीले अपशिष्ट आदि से संबंधित सूचक शामिल हैं। इनमें सबसे उपयोगी सूचक वे हैं जो सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच वाले जनसंख्या के अनुपात को दर्शाते, ठीक है। इसमें देखिए अगला जीवन स्तर के सूचक है। यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है? जीवन स्तर के सूचक से ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का फुल फॉर्म पूछ लेगा। फिर इसमें 3 कारकों को सम्मिलित किया है तो ये कारक पूछ लेगा। कौन कौन से कारक है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 वर्ष की आयु में प्रत्याशित जीवन अवधि, और साक्षरता दर, ये 3। इससे ज़्यादा यहाँ कोई प्रश्न नहीं बनेगा। उसके बाद में स्वास्थ्य नीति सूचक है। स्वास्थ्य नीति महत्वपूर्ण सूचक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त साधनों का आवंटन, और इसके भी कुछ सूचक अलग अलग दिए हैं उन्होंने। तो यहाँ देखिए बस एंडिंग में है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय किए गए GNP का प्रतिशत, स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप, जलापूर्ति, साफ सफाई, आवास, पोषण, सामुदायिक विकास, इस पर व्यय, बुनियादी और प्राथमिक और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्पित कुल स्वास्थ्य संसाधन का प्रतिशत। उसके बाद सामाजिक आर्थिक सूचक, ये क्या होते हैं?
ये सूचक स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष रूप से आकलन नहीं करते, लेकिन स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े सूचकों को समझाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और आगे क्या है? आगे है बेरोजगारी का स्तर, निर्धनता अनुपात, साक्षरता दर, विशेष रूप से महिला साक्षरता दर, परिवार का आकार, आवास, एक कमरे में रहने वाले लोगों की संख्या और प्रति व्यक्ति कैलोरी की उपलब्धता या खपत। ये सारे बिंदु इसके अंदर दिए हुए हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये जो MCQ है आप लगा लीजिएगा इसको, तो इससे पता चलेगा आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगभग 40 के आसपास दिन रह गए प्रीलिम्स के लिए, तो बिल्कुल लग जाइए, इस बार कोई ढील नहीं देना। और यूनिट 7 के जो मोस्टली टॉपिक्स है मैं कवर कर दूँगी, और आप किसी और विषय पर भी वीडियोस चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट में अपने सुझाव दें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।